नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं और स्क्रीन पर और आप चमक उठे हैं। डॉक्टर साहब, आज ये क्या नया नया विषय लेकर आए हैं आप तो ज्यादातर हेल्थ के बारे में, आरोग्य विषय के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, दवा के बारे में बातचीत करते हैं। ये बीच बीच में अभी अभी अलग अलग तरीके की वीडियो क्यों बना रहे हैं आप? ये एक सामाजिक स्वास्थ्य का विषय है, ऐसी मेरी पर्सनल विषय धारणा है। तो इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, थिंक ऑफ पॉवर्टी बियॉन्ड द पॉलिटिक्स। राजकारण के ऊपर जाकर हमें गरीबी या गरीब के बारे में कुछ सोचना चाहिए। और ये मेरी सोच नहीं है। दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द आर्टिकल। एक लेख मैंने पढ़ा था, पब्लिश्ड इन सकाळ न्यूज़पेपर। मैं पुणे का आदमी हूं, महाराष्ट्र स्टेट का। यहाँ एक बहुत ही जाना माना एक न्यूज़पेपर है मराठी भाषा में, जिसका नाम है सकाळ, दैनिक सकाळ। तो उसमें सप्तरंग नाम की एक सप्लीमेंट रहती है, हर संडे को, रविवार को आती है। उसमें वैद्य श्रीराम जी पवार, इनका मैं बहुत ही फैन हूं। ये इतने अच्छे अच्छे थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल्स लिखते हैं कि पूछो मत। तो कुछ आर्टिकल्स मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत करने वाला हूं और प्रस्तुत करते रहूंगा आगे चलकर भी, क्योंकि मेरी धारणा है कि इनके जो विचार हैं वो पूरे हिंदी भाषा में भी सब जानने की बहुत जरूरत है। तो वैद्य श्रीराम जी पवार का और सकाळ न्यूज़पेपर का मैं बहुत ही आभारी हूं कि ऐसे थॉट प्रोवोकेटिंग आर्टिकल्स वो हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं। तो इसी के आधार पर ये मैं वीडियो बना रहा हूं। ज्यादातर ये सब बातें वैद्य श्रीराम जी पवार और सकाळ के अख्तियार में आते हैं। I thank to newspaper Sakar and the author Siramji Pawar. Disclaimer: this video is not intended to praise or to criticize anyone. That means not to criticize, not to praise any person, any party, or any society group. This video is done only because I personally like this article. मैं ये आर्टिकल को बहुत ही मेरे को प्यारा लगा, ये आर्टिकल, और थॉट प्रोवोकेटिंग लगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग लगा। I wanted to share this particular content of the article for more group of the people. I like the article because it give me chance to think about the poverty subject to the various angles. गरीब और गरीबी के बारे में मेरे को सोचने के लिए मजबूर हो गया मैं यह आर्टिकल, ये लेख पढ़ने के बाद। टू अवॉइड द पार्टी और पर्सन द नेम, आई यूज द सिंबल्स ए एंड बी थ्रू आउट दिस आर्टिकल। मैंने रिप्लेस कर दिया। मैं माफी चाहता हूं सकाळ की और श्रीराम जी पवार की, क्योंकि मैं ज्यादा डिबेट में उछल जाने वाला नहीं हूं। मैं किसी के ऊपर कुछ भी टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैं ये जात पंथ पक्ष के बियॉन्ड में हमेशा मेरी सोच रही थी। सिर्फ आपको कुछ बातें, मतलब ये शेयर करना कि मेरी कोई इच्छा हो गई, इसलिए मैंने ये बातें आपके सामने प्रस्तुत की हैं। देखिए आगे आगे कि इस आर्टिकल में क्या क्या लिखा है। बी, मतलब एक व्यक्ति हो सकता है, पक्ष हो सकता है, एक झटके में देश से गरीबी खत्म करना चाहता है। फिलहाल ये ध्यान से सुनिए कि ये आर्टिकल, ये निवडणुका, लोकसभा जो इलेक्शंस हो गई थी उसके पहले वाले पब्लिश हुआ था। मैं अभी आपके सामने जो डिलीवर कर रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, वीडियो को प्रस्तुत ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं, ये निकाल लोकसभा के आने के बाद। क्योंकि ये भी मैं नहीं चाहता था कि इसके उलझन और बढ़ जाए और लोगों को ये बात, मतलब ये क्या बोल सकते हैं, संधि मिल जाए कि डॉक्टर देशपांडे और डॉक्टर देशपांडे के द्वारा और कुछ पक्ष या बातें चलती रहे। ऐसा मैं नहीं चाहता। तो बी ने एक झटके में देश से गरीबी खत्म करना चाहता था। ए ने कहा था, ये जादूगर अब तक कहां छुपा था, इस पर तंज कसा गया है। इसके साथ ही ए ने देश में गरीबी पर आखिरी चोट करना वो चाहते थे। अब कोई पूछता कि आप पिछले 10 साल में क्या करते रहे थे। मुद्दा यह है कि जब चुनाव का मौसम हो तो गरीबों की याद सबको आ जाती है। ए और बी, ये दोनों पार्टियों द्वारा शुरू किए गया गठबंधन ये दिखावा करने की कोशिश करेंगे कि हम जानते हैं कि गरीबी खत्म करने का मंत्र क्या है। इस प्रकार गरीबी की राजनीति धारणा की प्रतियोगिता का हिस्सा बनती जा रही है। ये बहुत खेदपूर्वक मतलब घटना है। लोकसभा चुनाव के प्रचार में गरीबी उन कई कारकों में से एक है जो दशकों से नहीं बदली है। कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई नेता भी ऐसा नहीं जिसे गरीबों की परवाह नहीं है।
ए ने गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं के सामने रखकर ज्ञान के नाम पर वादे किए हैं। यह लोकसभा पहली वाली बात का लेख है, ध्यान से सुनिए, जिसे पार्टी और खुद ए ने ए की गारंटी ऐसे बतलाया है। बी ने अपने घोषणा पत्र को न्याय करार दिया है। युवा, महिला, किसान और श्रमिकों के लिए 25 गारंटी का भी वादा किया है। इनके सार्वजनिक बयान और घोषणा पत्रों से पता चलता है कि गरीबी का मुद्दा इन दोनों पार्टियों को परेशान कर रहा है। दोनों पार्टियों ने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र से कई वादे किए हैं। लोकसभा इलेक्शन से पहले वाला ये आर्टिकल है। ए ने गरीबों को ध्यान में रखते हुए मुफ्त राशन की योजना अगले 5 साल तक जारी रखने का ऐलान किया है। ए ने महिला स्वयं सहायता समूहों के जरिए 3 करोड़ दीदियों का लक्ष्य रखा है, जबकि बी ने गरीब परिवार की महिलाओं को बिना किसी शर्त 1 साल में 1 लाख रुपए देने की योजना महालक्ष्मी की घोषणा की है। लोकसभा इलेक्शन के दौरान ए ने मूल्य स्थिरीकरण के लिए विशेष कोष जुटाकर दलों और सब्जियों की कीमतों का नियंत्रण रखने का वादा किया है। देखिए, ए आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक मुफ्त इलाज और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ परिवारों को घर देने की योजना को बरकरार रखने जा रही है। हर घर में पीने का पानी पहुंचना, बिजली बिल कम करने वाली सूर्यघर योजना। ए ने कुछ अन्य गरीब केंद्रित वादे ऐसे किए हैं। ए के घोषणा पत्र के कुछ नया सुझाव की बजाय पहले से ही योजनाओं की जारी रखना और विस्तार देने पर जोर दिया गया है। लोकसभा इलेक्शन के पूर्व ये आर्टिकल है। बी ने रोजगार गारंटी योजना में न्यूनतम वेतन 400 रुपए प्रतिदिन करने का वादा किया है। बी का इरादा जीएसटी कानून में भी बदलाव करने का है, जिससे गरीबों पर बोझ कम हो जाएगा। ए पार्टी 2022 तक देश में हर किसी को पक्का घर मुहैया कराना चाहती है। मोदी मतलब ए सब कुछ पक्का घर, घर में नल, नल से जल, जल में बिजली जैसी बातें कर रहे हैं। क्या ये कथन ये संकेत नहीं देता है हमें कि अभी तक भी हम ये वादे पूरे नहीं किए हैं, 20 से 2022 तक ये करेंगे। गरीबों में सबसे बड़ी संख्या कृषि पर निर्भर है। किसानों की लगातार मांग है न्यूनतम गारंटी मूल्य दो और इसे कानून का दर्जा दो। इसे लेकर काफी विरोध प्रदर्शन भी हुए। बी ने अपने घोषणा पत्र में इसके लिए कानून बनाने पर सहमति जताई है। हालांकि ये समय समय पर मामूली आश्वासन दे रहा है कि न्यूनतम गारंटी मूल्य बढ़ाए जाएगा। अभी 2022 तक किसानों की आय दुगनी होनी थी, लेकिन अब तक इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये लोकसभा इलेक्शन के दौरान की बात चल रही है। किसान हो, मजदूर हो या शहर का दिहाड़ी मजदूर, गरीब कहा जाने वाला यह तत्व सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रिय है। पुराने वादों का क्या हुआ? पुराने वादों का क्या हुआ? इन घोषणा पत्रों को देखकर ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियों ने गरीबी के खिलाफ जंग लड़ने का फैसला कर दिया है। हालांकि सत्ता में दोनों पार्टियों का इतिहास जो है कुछ और ही कहता है। किसान हो, मजदूर हो, दहेड़ के मजदूर हो, गरीब कहे जाने वाला यह तत्व सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं का प्रिय है। हमारी राजनीति में ये बहुत पुराना मुद्दा है, ये नया नहीं है। इतना सब कुछ होते हुए भी गरीबी खत्म नहीं हो रही है। ये सभी लोग गरीबी खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और आंकड़े बताते हैं कि देश में महाअमीरों की संपत्ति तेजी से बढ़ रही है और गरीब और गरीबों की बीच असमानता, मतलब श्रीमंत लोग और गरीब, इसमें असमानता बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है?
समझ में नहीं आ रहा है। इसका एक कारण ये ऐसा हो सकता है कि सभी राजनीतिक दलों के लिए गरीब एक मतदाता है, एक कूड़ाघर है। ये वोट बैंक साथ हो तो सत्ता की सीढ़ी चढ़ना आसान हो जाता है, तो गरीबी राजनीति बन जाती है। फिर गरीबों को रियायतें देना एक प्रतिस्पर्धात्मक एजेंडा बन जाता है। देश में हर किसी की न्यूनतम क्रय शक्ति सुनिश्चित करने की नीतियां लागू करने की जिम्मेदारी अपने आप छूट जाती है और लाभार्थी लक्ष्य समूह पर रियायतें बरसने वाली घोषणाएं राजनीति का औजार बन जाती हैं। इसे एक त्वरित नाम दे और भले की योजनाएं लोगों के पैसे से चलेगी, लेकिन लाभार्थियों को औपचारिक रूप से उपकृत करने का नया चलन भी आम हो जा रहा है। अभी तक आपने क्या किया? हम सबको पूछ सकते हैं, अभी तक आपने क्या किया? स्पष्ट है कि राजनीतिक व्यवस्था गरीबी का कोई निर्णायक समाधान नहीं ढूंढ पाई है। पिछले नवंबर में ए ने कहा था कि 80 करोड़ लोगों को राशन पर मुफ्त अनाज दिया जाएगा। पार्टी की घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र है। इसका मतलब, ये देखिए, इसका मतलब साफ है कि अगर देश के स्वर्ण युग में 80 करोड़ लोगों का दैनिक भोजन सरकार की मदद पर निर्भर होता है, तो सरकार को मदद करनी ही होगी। हालांकि इतने सारे लोग खुद को 2 बार खाना भी नहीं खिला सकते। अगर 10 साल के अनूठे करियर के बाद इतनी गरीबी है और अगले 5 साल तक तस्वीर वैसी ही रहती है, तो क्या उसी संकल्प के मौके पर गरीबी का अंतिम प्रहार की भाषा एक जुमला है? ऐसा हम पूछ सकते हैं। भारत की जीडीपी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी है, यानी हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और एक पुराना वादा दस्तऐवज में दर्ज हो गया कि अगर जनता ए को तीसरी बार देगी तो अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर चली जाएगी। बहुत ही खूब खूब अच्छी बात है ये। जो कोई अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा भी जानता होगा तो 20 से 14 में 125 करोड़ का देश जब 140 करोड़ का हो जाता है, तो 65% कार्यक्षमता वाला देश आकार के मामले में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। और अगर ये तीसरे स्थान पर भी गया तो यही समझा जाएगा कि गरीबों को कुछ खास नहीं होने वाला। अगर हुआ तो भी 80 करोड़ लोगों को रेशन पर निर्भर रहना पड़ता है। तो क्या होगी ये बात? सत्ता पक्ष के संकल्प में यही कह रहे हैं, ये गारंटी वास्तव में चिंता का विषय होनी चाहिए। देखिए, 80 करोड़ लोग इन 2022 तक रेशन कार्ड का इस्तेमाल करते रहेंगे। ये स्वीकार करना होगा कि बढ़ती अर्थव्यवस्था का फल आर्थिक रूप से निचले स्तर तक पहुंचने की संभावना नहीं दिख रही है। हालांकि इसे गरीबों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का मुद्दा बना दिया गया है। देश के सबसे अमीर उद्यमियों की संपत्ति 5 साल में 5 गुना बढ़ जाती है, जबकि देश की प्रति व्यक्ति आय 10 साल में केवल दुगनी हो जाती है। देखिए फर्क। और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। ऑक्सफैम की 2023 की रिपोर्ट यह कहती है कि देश के शीर्ष 5% लोगों के पास 60% संपत्ति है, जबकि नीचे के 50% आम लोगों के पास केवल
3% संपत्ति है। देखिए आप विरोधाभास, विरोधाभास देखिए आप। जिस समय यह स्थिति बनी और बनी रही, उस दौरान, ये जब स्थिति मैं बता रहा हूं, उस दौरान बी और ए दोनों की सत्ता में रह चुकी हैं। उन्होंने नए भाव से गरीब कल्याण की बात शुरू की है। जब वे ऐसा करते हैं तो उन्हें कम से कम हमें पूछना चाहिए कि आपने अब तक क्या किया। ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था की $5 ट्रिलियन बनने जैसी बात का स्वागत तो करना ही चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, जरूर स्वागत करना चाहिए। हालांकि अगर उसके पेट में असमानता की कृपा होनी है तो ये मुद्दा नीतियां हैं, हमें सोचना चाहिए ये वेदर इट इज एथिकल और अनएथिकल। आर्थिक प्रगति को मापते समय महत्वपूर्ण है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ती है और उसका वितरण कैसा होता है। मेरे ये वीडियो में ये वाक्य सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कृपा करके स्क्रीनशॉट या क्या मतलब है ना, नोट करके रखिए। आर्थिक प्रगति को मापते समय ये महत्वपूर्ण है कि किस की प्रति व्यक्ति का आय, प्रति व्यक्ति का आय, पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ती है और उसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, यह बात सबसे अहम है, ऐसे ध्यान में रखिए। इस वितरण के संबंध में पिछले 10 वर्षों में असमानता का ग्राफ बढ़ा है। हमारी प्रति व्यक्ति आय दुनिया के शीर्ष 100 में भी नहीं है हमारा नंबर। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, डेवलप्ड इंडिया भारत की बात करते हैं, तो सपना दिखाते हुए वे भी दावा करने की हिम्मत नहीं रखते कि हमारी प्रति व्यक्ति आय दुनिया के शीर्ष 100 में आ जाएगी। ऐसा क्यों नहीं कहते आप? ये जरूरी है। गरीबी का सीधा संबंध एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इन्फ्लेशन से है। ध्यान से सुनिए, महत्वपूर्ण वाक्य है। गरीबी का सीधा संबंध एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इन्फ्लेशन से। ये दोनों मोर्चों पर स्थिति सबको मालूम है क्या है स्थिति। शिक्षितों के बीच बेरोजगारी का बढ़ता ग्राफ बताता है कि रोजगार सृजन, गरीबी निर्मूलन और संपूर्ण आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। गरीबों के लिए कुछ न कुछ योजनाएं शुरू करना इस संबंध में काफी हद तक राहत देने वाला है। ऐसे में एक बार फिर चुनाव प्रचार में गरीबों के प्रति संवेदना दिखाने पर जोर लगा रहा है। सवाल इन इरादों का नहीं है, बल्कि चुनाव के बाद इसके लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए चुनाव में आप किसी भी वोट दिया होगा, चुनाव के बाद वही सत्ता में आ जाएंगे जिसको आपने वोट दिया है। तो जो व्यक्ति अभी जीत गए हैं उनको अभी पूछना चाहिए कि क्या हुआ तेरा वादा। ये तो लगातार पूछने की आवश्यकता है, क्या हुआ तेरा वादा। गरीबों को रियायतें और मदद देना किसी भी सरकार का ये तो काम बनता है और कल्याणकारी राज्य ढांचे से यही अपेक्षा की जाती है। भले ही धारणा सच हो, आर्थिक उदारीकरण के बाद धन सृजन की गति बढ़ेगी, लेकिन यह सच नहीं है कि यह नीचे तक फैल जाएगी। नतीजा यह हुआ कि देश के 22 घरों के पास 70 करोड़ गरीबों की कुल संपत्ति से भी ज्यादा पैसा है। यह सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश के 22 घरों के पास, 22 घरों, कुल है जनरेशंस, फैमिलीज बोल सकते हैं हम, उनके पास 70 करोड़ों गरीबी की कुल संपत्ति से भी ज्यादा संपत्ति है। यहां मुद्दा सरकार की नीति का आता है, एथिक्स का आता है। इसलिए सवाल यह है कि क्या गरीबों की मदद करने के बारे में गरीब की राजनीति में शामिल होना है या ऐसी राजनीति पर जोर देना है जो गरीबों का सम्मान के साथ जीने की अवसर की गारंटी देता है। गरीबों को सम्मान के साथ, न कि रेशन कार्ड, गरीबों को सम्मान के साथ जीने का अवसर की गारंटी देता है। और उन रियायतों के बिना जो उसे सक्षम बनाती हैं, ये राजकारण, ये राजनीति सबसे बढ़िया हो सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक ऐसा विषय आपके सामने प्रस्तुत किया है, गरीब और गरीबी के बारे में और राजनीति के बारे में हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। पहले तो विषमता दूर होने की जरूरत है
और जो बातें मैं बता रहा हूं कि पर कैपिटा इनकम दर डोई उत्पन्न मराठी में हम करते हैं, हर व्यक्ति का उत्पन्न कैसे बढ़ रहा है, उसकी ग्राफ कैसी चल रही है। और मैं तो चाहता हूं कि नगर सेवक हो, आमदार हो, खासदार हो, उन्होंने ऐसा डाटा बैंक तुरंत बनाने की जरूरत है। उनकी हर एक की वेबसाइट होने की जरूरत है और उस वेबसाइट पर हर वर्ष उन्होंने डाटा बनाना चाहिए कि मेरे इलाके में ये जो पर कैपिटा इनकम है इतना इतना फलाना फलाना नंबर है। और ये 20 देखिए कि 2024 चल रहा है, 2025 में पर कैपिटा इनकम मेरे इलाके में कितना हो गया है, 2026 में मेरे इलाके में कितना हो गया है। मैं देश की बात छोड़ दो, हर नगर सेवक, कारपोरेटर, हर आमदार, एमएलए और हर एमपी, खासदार अपनी अपनी वेबसाइट बनाने की मैं विनंती करता हूं हाथ जोड़कर। मैं तो सामान्य आदमी हूं, डॉक्टर होने के बावजूद मैं कह रहा हूं सामान्य आदमी, मेरे को देखनी चाहिए हर एक की वेबसाइट और उस वेबसाइट पर कैपिटा इनकम हर साल अपनी अपनी इलाका छोड़ दो, बाकी देश की बात अपनी डाटा नहीं है आपके पास, क्या बोलेंगे आप? गरीबी निर्मूलन की बात करेंगे, नगर सेवक कैसे कर सकता है कि मेरे इलाके का निर्मूलन, गरीबी निर्मूलन हो गया है? किस आधार पर वो कहेगा? रेशन कार्ड के आधार पर? गलत बात है। पर कैपिटा इनकम, कितनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, हाँ, कितनी उसको जो सुविधाएं, अपॉर्चुनिटीज है वो कितनी बढ़ गई है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, कितनी कम हो गई है। तो पर कैपिटा इनकम की बात हर कारपोरेटर, हर आमदार, हर खासदार ने उनकी उनकी वेबसाइट पर उनके उनके इलाके के बारे में करना चाहिए। ये मेरा स्वतंत्र विचार, ये लेख वाला विचार नहीं। इसीलिए तो वीडियो बना रहा हूं कि कुछ बातें मेरी अंदर की जो चुपती है वो बताना मैं चाहता हूं। तो गरीबी का जो नारा लगाते हैं तो सिर्फ 80 करोड़ लोगों को अनाज देने से गरीबी का निर्मूलन हो जाता है, ऐसा मैं भी नहीं मानता। ये लेख में भी वही कहा है कि ये रियायत बोलते हैं ना, सुविधा देने के कल्याण, उसके अलावा कुछ सोच होनी चाहिए। और ये लेख से हमें मजबूर करती है कि वो सोचने लायक हम बन जाए। पर कैपिटा इनकम की बात है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आपके सामने मैं जरूर प्रस्तुत करने वाला हूं। कुछ पुस्तक के द्वारा होंगे, कुछ वर्तमान पत्र के द्वारा होंगे। फिर ये मेरा कर्तव्य है कि हमारा सामाजिक आरोग्य इसके ऊपर निर्भर रहता है, ये आर्टिकल्स के द्वारा। ऐसे और कुछ छोटे छोटे वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं, उसके अपलोड भी किया है, तो उसकी प्रतिक्रिया मेरे को चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे, धन्यवाद।